हेलो नाइन्थ क्लास के बच्चों, कैसे हो तुम सब। तो आज तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ मैं चैप्टर नंबर 8 साइंस से, यानी कि फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, मोशन। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया, ये तूने क्या किया। तो मोशन से पता चलता है कि तुम जब बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमोगे तो मोशन से तुम फिसल भी जाओगे। तो मोशन चैप्टर शुरू करते हैं एक कहानी के साथ। हाँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं चला सोने। मैं तो भाई जहाँ मेरा बेड है वहाँ पे पसर जाऊँगा और वहाँ से हिलूँगा तक नहीं। तो जब ऐसा हम बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है कि हम बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे, बिल्कुल रेस्ट में जाने वाले हैं, जिसका मतलब हमारी पोजीशन अब बदलेगी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बाहर बैंड बाजा बज रहा हो, हम तो सोएंगे भाई, घोड़े बेचकर जैसे ये सो रहा है। तो देखो, अब आपको जो चैप्टर में समझना है, क्योंकि ये मोशन चैप्टर है, तो मोशन चैप्टर में आपको मोशन के साथ साथ रेस्ट पोजीशन भी पता होनी चाहिए। तो रेस्ट क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अब तुम कहोगे रेफरेंस पॉइंट क्या है मैम? पहले तो समझो, बॉडी, बॉडी मतलब तुम, जो ये बंदा खड़ा है यहाँ पे, छोटा सा बच्चा खड़ा है ना, और जाके फिर अपने बेड पर सो गया। दिस इज़ अ बॉडी, दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट में जा रहा है, मतलब अब ये क्या कर रहा है? रेस्ट में जा रहा है, रेस्ट करने जा रहा है, और अब इसकी पोजीशन बदलेगी नहीं, ये बेड से कहीं नहीं जाएगा, बेड पे ही रहेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट मतलब जो बेड है वो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बोला जा रहा है। तो दोबारा देखिए आगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब ये उठ गया, ठीक है। देखो, इट इज़ द पॉइंट फ्रॉम विच द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, इट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड एज ओरिजिन। मतलब ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे जिस भी ऑब्जेक्ट की तुम्हें लोकेशन मेजर करनी है वो की जा सकती है। जैसे कि वो बच्चा है, वो अपने बेड पर है, इसका मतलब वो रेफरेंस पॉइंट पे है, रेफरेंस पॉइंट से उसकी पोजीशन अभी बदली नहीं है, वो वहीं पे रेस्ट कर रहा है। अब ये खड़ा हो गया, ठीक है, मतलब अब ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट करनी शुरू कर रहा है। ये जितना दूर जाएगा, इसकी जो भी लोकेशन होगी वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चेक की जाएगी? इस बेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम ओरिजिन बोल सकते हैं। समझ में आया? आगे देखो, एक और चीज़ दिखाते हैं। अब ये बच्चा खड़ा होकर स्कूल जा रहा है, लेकिन अपने बेड को देख रहा है, अरे भाई दोबारा मिलेंगे रात को, पूरा दिन तो मैं बाहर काम करूँगा, स्कूल में डांट खाऊंगा, है ना, काम नहीं पूरा करके गया क्योंकि तुमने मुझे सुला के रखा था। The movement of any object from one position to another with respect to the reference point is called as motion. अब ये reference point मतलब कि इसका जो बेड है, इस बेड से ये बहुत दूर जा चुका है, इसका मतलब इसने मूवमेंट की, ये अपनी पहले वाली पोजीशन से किसी और पोजीशन पे चला गया है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस बेड। तो इस बेड से ये जितना दूर जाता जा रहा है, हम उसकी पोजीशन को नोट करते जाएंगे, और यही क्या कहलाता है? मोशन। अब देखो, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी लोकेटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस पॉइंट एंड इट्स डायरेक्शन। अब ये बात ज़रूर ध्यान रखना, किसी ऑब्जेक्ट की तुम्हें लोकेशन पता करनी है तो लोकेशन में भाई साहब अकेला रेफरेंस पॉइंट नहीं, साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी चेक करो। मतलब वो राइट साइड मतलब जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब डायरेक्शन तुम्हें वहाँ पे पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखो एक और एग्जाम्पल। एक लड़का ये ट्रेन के ऊपर चल रहा है, ट्रेन लेफ्ट से राइट जा रही है। अब तुम्हारे हिसाब से वो लड़का सिर्फ खड़ा है, बॉय इज स्टिल स्टैंडिंग, मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन जो है रेस्ट है। लेकिन जो ट्रेन जा रही है वो क्या है? वो मोशन में है, ट्रेन जा रही है मोशन में, ठीक है, ट्रेन चल रही है, लड़का नहीं चल रहा है। तो तुम यहाँ पे उसको देख रहे हो, इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट कौन हो गया? तुम्हारी आइज, तुम उसको देख रहे हो। तो बॉय तुम्हें क्या लगेगा? लेफ्ट से राइट जाता हुआ लगेगा, क्योंकि वो जिसके ऊपर बैठा है, जिस ट्रेन पे वो बैठा है, वो क्या क्या है? मोशन में है। समझ गए? अच्छा, अब ऐसे ही अगर तुमसे पूछ लिया जाए पोजीशन का क्या मतलब है, अब नीचे तुम्हें एक डॉगू दिख रहा होगा, कितना क्यूट सा डॉगी है ना, ये कार से दूर भाग रहा है उस डायरेक्शन में जहाँ पे ट्री है, तो इसकी पोजीशन बदलती जा रही है, मतलब ये मोशन में है। समझ गए? तो पोजीशन क्या है? पोजीशन होता क्या है? मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर
ऑब्जर्वर मतलब रेफरेंस पॉइंट या फिर जो तुम हो, तुम उसको चेक कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ऑब्जेक्ट की जो मोशन है हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी पोजीशन चेक करके। तो पोजीशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन। मतलब हम ये कह सकते हैं कार से वो जो डॉग है वो 2 फीट की दूरी पे चला गया, वो जहाँ पर वो ट्री है वहाँ तक चला गया। तो हम एक मेजरमेंट लेके चलते हैं हमारे दिमाग में कि लगभग 1 किलोमीटर दूर गया, 2 किलोमीटर दूर गया। तो ये एक तरह से तुम उसकी पोजीशन या फिर लोकेशन बता रहे हो ऑब्जेक्ट की। समझ गए? अब देखिए आगे मैं आपको और जो थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाऊंगी वो ये है। ये लड़की जिसका नाम है रुचिरा, रुचिरा अपने घर से कहीं पे भी जाना चाहती है मान लो, तो उसका जो घर है वो उसका रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि हमने उसका जो भी मेजरमेंट लेना है उसके घर से लेना है। समझ गए? ऑब्जेक्ट कौन हुई यहाँ पे, रुचिरा। अब देखिए ध्यान से, ये जो रुचिरा है ये है ऑब्जेक्ट। अगर ये यहीं खड़ी रहे, ये कहीं ना जाए, तो ये इसकी कौन सी पोजीशन मानी जाएगी, रेस्ट पोजीशन। समझ गए? लेकिन अगर ये क्या करती है, ये इधर उधर कहीं पे भी जाना चाहती है, तो वहाँ पे शुरू हो जाएगी इसकी मोशन। अब फॉर एग्जाम्पल जी, जो ये रुचिरा है इसको जाना है पोस्ट ऑफिस तक, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस जाने का रास्ता तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, पोस्ट ऑफिस भी तुम्हें दिख रहा होगा। तो रुचिरा चली अपने घर से, सड़क से इधर राइट साइड मुड़ी। तो मैंने ऊपर भी तुम्हें अभी बताया था कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करनी है तो उसकी डायरेक्शन भी साथ साथ चेक कीजिए। तो ये गई सीधा जाती जाती, ये कहाँ मुड़ी, राइट मुड़ी। अब राइट जाती जाती फिर एक और वहाँ पे मोड़ आया, मतलब लेफ्ट मुड़ी, ठीक है। अब फिर से एक और मोड़ आया, अब उसके लेफ्ट पे। समझ गए? तो ये क्या है, जाती 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 ये पोस्ट ऑफिस में पहुंच गई। कितनी बार इसने अपनी डायरेक्शन बदली, तुम खुद देख सकते हो। तो ये सारी क्या बता रही है, उसकी लोकेशन बता रही है। उसके घर से उसका डिस्टेंस भी हम मेजर कर सकते हैं। तुम्हें पता ही है डिस्टेंस क्या होता है, जो भी मीटर में, किलोमीटर में जो तुम डिस्टेंस मेजर करते हो। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये इतना बड़ा लंबा रास्ता लेकर गई है, इतना चल के जाना पड़ा इसको। ये ऐसे भी तो जा सकती थी ना, ये सीधा यहाँ से, है ना, जा सकती थी ना। तो ये शॉर्टकट है, बिल्कुल है। तो जब मैं तुम्हें अब जो चीज़ बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनना। अगर हम किसी लोकेशन पे पहुँचना चाहते हैं, अपनी पहले वाली लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, मतलब पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुँचना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 रास्ते होते हैं। एक तो लंबा सा रास्ता जो तुम लेकर गए, है ना, जैसे ये रुचिरा गई पागल की तरह। अच्छा, एक है शॉर्टकट जिसमें उसको सिर्फ पार्क को पार करके जाना था। तो ये जो 2 तरीके होते हैं भाई साहब, यही हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। समझ गए? अगर नहीं समझे तो अभी समझ जाओगे। तो ये जो जितना भी तुम्हें मैंने सारा लोकेशन वाली फॉर्म दिखाई है, इसको तुम कहीं से भी एक बार करके देखो। मैं तुम्हें इसको दोबारा से बता रही हूँ, देखो। ये है रुचिरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको जाना है, रुचिरा को जाना है हॉस्पिटल। तो एक तो तरीका हुआ, बहुत सयानी नागरिक की तरह कहाँ से जा रही है, सड़क से होती हुई ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई और फिर ऐसे गई। समझ गए? और ये आ गया हॉस्पिटल। तो ये हॉस्पिटल के अंदर चली गई। ये हो गया लंबा रास्ता। अब दूसरा रास्ता क्या हुआ कि इसने सीधा डायरेक्ट जी ये वाली गली गई और सीधा वहाँ पहुँच गई। तो ये जो लंबा रास्ता लेकर यहाँ से गई, ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। और जो ये छोटा रास्ता लेकर गई है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो अभी और अच्छे से इसको बताने जा रही हूँ। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आपको यहाँ से स्कूल, घर, 2 चीज़ें दिख रही हैं, है ना, और बीच में तुम्हें एक सड़क दिख रही है। अब यहाँ पे इसने क्या दिखाया है, जो रेड कलर के जितने भी एरोज हैं, रेड कलर के एरोज पे उसने लिख दिया कि ये डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब समझ रहे हो मेरी बात? डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल में सरकार ने भैया तुम्हारे लिए रास्ता बनाया उस पे चलो। लेकिन कुछ जो होते हैं तुम्हारी तरह शरारती, उनको क्या होता है, टाइम बचाना है भाई, गर्लफ्रेंड बुला रही है, वेट नहीं हो रहा है, हमें उसको मिलने जाना है रेस्टोरेंट। तो अब छोटा रास्ता ढूंढेंगे कि टाइम ना लगे, कहीं गुस्सा कर जाएगी तो फिर कहेगी ब्रेकअप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब तुम ध्यान से ये वाली लाइन को पढ़ जाओ, क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ लिखा है यहाँ पे, है ना, लिखा है ना, शॉर्टेस्ट मतलब छोटा और सीधा रास्ता।
ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नकली, मतलब छोटा रास्ता जो तुमने वहाँ पे ढूंढ लिया है। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है तो दोनों ही रास्ते, दोनों का जो यूनिट होगा वो कॉमन होगा। इट मीन्स दोनों का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर, जिसको तुम स्मॉल m से डिनोट करते हो। अच्छा, तुम्हें यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही होंगी, यहाँ पे डिस्टेंस के साथ लिखा होगा स्केलर और ऑलवेज पॉजिटिव, और यहाँ वेक्टर के साथ लिखा डिस्प्लेसमेंट के साथ लिखा है वेक्टर, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकती है। तो इसका क्या मतलब है अभी बता रही हूँ। तो फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, जब भी डिस्टेंस की बात होगी वो लॉन्गेस्ट पाथ, मतलब जो एक्चुअल पाथ होता है जिसको तुम रास्ते के ऊपर चल चल के कवर कर रहे हो, मान लो ये 2 किलोमीटर है, फिर 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये टोटल तुम प्लस करके निकाल लोगे, है ना। तो ऑलवेज क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, समझ गए। इसका मतलब हमें कोई मतलब नहीं है किस डायरेक्शन से वो जा रहा है, हमें सिर्फ टोटल वैल्यू से, टोटल मैग्नीट्यूड से मतलब है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, तुमने एक ही रास्ता, सीधा सीधा रास्ता कवर किया और तुम पहुंच गए, ठीक है। मतलब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन लेनी है, एक ही पाथ से बस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे तुमने पहुंच जाना है। इसका मतलब टोटल वैल्यू जो भी निकलेगी, मान लो ये 5 किलोमीटर उसने कवर किया, ठीक है, तो 5 किलोमीटर कवर किया और एक ही डायरेक्शन में कवर किया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और ये वेक्टर कहलाएगा, समझ गए। अब देखिए दोबारा से, वेक्टर और स्केलर क्या है। वेक्टर इज द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब तुम्हारी एक कोई ना कोई वैल्यू भी निकलेगी कि 5 किलोमीटर रास्ता था, 10 किलोमीटर था, बस लेकिन उसकी एक ही डायरेक्शन थी, समझ गए। तो जब दोनों चीज़ें होंगी, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जैसे कि अब ये दो लड़के जो हैं ये रस्सी खींच रहे हैं ना, ये अपनी डायरेक्शन में खींच रहा है, ये अपनी डायरेक्शन में खींच रहा है। मान लो दोनों के पास जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 20 न्यूटन्स, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं। तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड है, और इसकी डायरेक्शन इसकी खुद की चल रही है और इसकी खुद की चल रही है, ये भी 20 न्यूटन लगा रहा है, ये भी 20 न्यूटन लगा रहा है। तो दोनों की मैग्नीट्यूड भी और दोनों की डायरेक्शन भी, इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी, समझ गए। तो ये फोर्स, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हमने मैग्नीट्यूड भी देखना है और डायरेक्शन भी देखनी है। तो क्या हुई वेक्टर क्वांटिटी, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन स्केलर क्या होगी, स्केलर में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी डायरेक्शन चल रही है, लेफ्ट राइट बार बार वो बदल रही है। तो स्केलर इज द क्वांटिटी विद विच डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चेक करना है, मैग्नीट्यूड, मतलब कितना टोटल उसने रास्ता कवर किया, जैसे कि 50 किलोमीटर कह सकते हो तुम, तो 50 किलोमीटर बता दिया वही बहुत है। हमें ये मतलब नहीं है कि कितनी बार तुमने राइट टर्न लिया, कितनी बार तुमने लेफ्ट टर्न लिया, समझ गए। तो जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो पीछे तुमने अभी मैंने देखा, हमने यहाँ पे राइट लेफ्ट कितनी बार दिखाया, लेकिन उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी, इज इट क्लियर। आगे देखिए, अब होता है ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब देखो ज़ीरो वैल्यू कब आती है, डिस्टेंस तो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने बहुत बार मल्टीपल टर्न्स ले लेकर टोटल उसकी वैल्यू को प्लस किया। तुम्हें याद हो, मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ लिखा होता है स्केलर के साथ क्या लिखा हुआ था, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब ये कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या लिखा है कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। अब देखो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है। तो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट को जब आप पोजीशन बदलते देख रहे हो, जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से वापस उसी फाइनल पोजीशन पे आ जाए, वो क्या होगी, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि वो बार बार क्या कर रहा है, मतलब एक बार एक डायरेक्शन में सीधा सीधा जा रहा है, लेकिन उसका जो टारगेट है वो वही उसी पोजीशन पे वापस आना है। तो ध्यान से समझो इस बात को जो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ। तुम्हें मैंने यहाँ पे दो पिक्चर्स दिखाई हैं। एक पिक्चर में तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये ए पोजीशन पे लड़का खड़ा है, लेकिन इसका टारगेट क्या है, बी पे, सी पे, डी पे जाना नहीं है, इसका टारगेट क्या है, ए पे ही वापस आना है। तो ए पे अगर वो रह ही ए पे रहा है तो उसको ए पे ही रहना है,
वो कहीं जाए ही ना तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, मतलब उसमें मूवमेंट ही नहीं हो रही है, समझ गए। लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होता तो उसको ए से ए पे आना है, तो वो घूमता घुमाता तुम्हारी तरह, जैसे तुम्हें क्लास से टीचर ने बोला कि बेटा हाँ ठीक है जाओ पानी पीने चले जाओ, तो तुम पानी पीने थोड़ा ना जाओगे, तो तुम तो इधर वाली क्लास में भी झांक लोगे, तुम जाओगे तो इधर वाली क्लास में भी झांक लोगे, और इधर भी झांकते झांकते थोड़ा बहुत चलो अब तरस आ गया टीचर पे तो चलो क्लास में भी चले जाते हैं। तो ये जो टोटल तुम घूम कर जा रहे हो ना, ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब एक ही होगी तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इन केस ऑफ सर्कुलर पाथ, जब जब क्या होगा, पूरा गोल गोल घूमना है, तो गोल घूमने के चक्कर में क्या होगा, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम रिपीट हुआ, वहाँ पे भी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या हो जाती है, ज़ीरो। अब ये याद रखना, जब भी तुम न्यूमेरिकल करोगे वहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट सर्कमफेरेंस को लिया जाता है 2πr, ये आगे हम करेंगे, डोंट वरी। तो समझ गए ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगी, जब फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो अब पढ़ते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस प्रोवाइड्स द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ पाथ टेकन बाय ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, हमें एक एक डिटेल बताता है कि वो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर सारा कवर करता करता टोटल 50 किलोमीटर कवर करके हमारे पास पहुंच गया, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें कोई कंप्लीट डिटेल नहीं देता, उसने बस एक जो पाथ लिया, एक जो डायरेक्शन में आता आता सीधा अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, उसको बस उसी से मतलब है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, समझ गए। अच्छा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, जितना मर्जी कोशिश कर लो कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर। स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जा रहा है, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जिसमें डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी दोनों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, इतना तो आसान है यार। अब देखिए न्यूमेरिकल, क्योंकि तुम लोग हर वीडियो में मुझे बोलते रहते हो मैम न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ज़रूर डाला करो, 10th वाले तो ज़रूर बोलते हैं, तो मैंने क्या सोचा इस बार कि जैसे जो भी एक भी टॉपिक फिनिश होगा उसका न्यूमेरिकल, उससे रिलेटेड हम तुम्हें उसी के साथ प्रोवाइड करेंगे उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी देन बैक टू पॉइंट बी। क्या बोल दिया मैम, देखो ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट है ए पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पे जाता है, बी से जाता है सी पे, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता ले रहा है, देखो ए से जा रहा है बी पे, बी से जा रहा है सी पे, देन बैक टू बी एंड देन बैक टू सी। अब उसका पता नहीं दिमाग में क्या चुल आई, क्या दिमाग ख़राब हुआ, फिर बी पे गया और फिर वापस सी पे आ गया, ठीक है। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है भाई, ये इतना दिमाग ख़राब। तो अब इसने क्या बोला कि जैसे इसने जो डायरेक्शंस ली हैं, ए से बी, बी से सी, फिर सी से बी, फिर बी से सी, जो इसने बार बार अपना मूड बदला है, इसका डिस्टेंस बताओ कितना हुआ, और ये भी बताओ इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो अगर सीधी सीधी बात हो रही है डिस्टेंस की, तो तुम क्या करोगे, सिर्फ प्लस करते जाओगे। तो ध्यान से देखो, मैंने नेक्स्ट पेज पे तुम्हें क्या दिखाया, ए से बी गया मतलब ए बी, बी से सी गया मतलब बी सी, और फिर सी से फिर बी गया मतलब सी बी, और फिर बी से फिर से सी गया मतलब बी सी। तो 5 + 4 + 4 + 4 टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 17 किलोमीटर। भाई पागल है, 17 किलोमीटर चल चल के पागल हो गया। अगर यही डिस्प्लेसमेंट कर लेता तो सिर्फ 9 किलोमीटर। हाँ 9 किलोमीटर कैसे मैम। तो देखो बेटा, अभी मैंने तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बताई थी कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे जाना ही उसका काम है। तो इनिशियल पॉइंट क्या था, ए, फाइनल पॉइंट मतलब उसने कहाँ तक पहुँचना है, सी तक। कोई मतलब नहीं है उसने कितनी बार बीच बीच में इधर उधर गया, उसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। अब देखो ध्यान से, जो पहले वाली बात बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। उसने क्या किया था, पहले गया ए से बी, फिर गया बी से सी, फिर गया सी से बी, और फिर वापस गया बी से सी। 4 बार किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं होती सयानी और मैं लेती डिस्प्लेसमेंट का रास्ता, सीधा मैं कहाँ जाती, ए से सी।
तो कितना हुआ 9 किलोमीटर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट सी एंड द इनिशियल पॉइंट ए। तो ए सी कितना हुआ 9 किलोमीटर। डायरेक्शन की क्या हुई, वही डायरेक्शन जो ए से बी जाने पे ली जा रही थी। समझ गए। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द ग्रिड थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ एज शोन इन द फिगर बिलो। देखो ए से बी, ए बी सी डी ई एफ आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं। ग्रिड, ग्रिड मतलब होता है छोटे छोटे बॉक्सेस जो बने हुए हैं, ठीक है, ये ग्रिड्स होते हैं। ये जो तुम्हें बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, ये सब ग्रिड्स हैं। इसने क्या बोला है, एक ग्रिड की कितनी डिस्टेंस है 0.5 किलोमीटर। तो अब ये पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो बहुत आसान है, डिस्टेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और डिस्प्लेसमेंट निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें तुम्हें कुछ थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे है देखिए, जब मैं करूँगी बात डिस्टेंस की तो वही बात हो गई, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। समझ गए, ये उसका ए से लेके एफ तक का फाइनल उसका पूरा कवरेज है। मतलब ए उसका इनिशियल पॉइंट है। समझ गए, ए उसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और एफ उसका क्या है, फाइनल पॉइंट। तो ये ए इनिशियल पॉइंट, ए से जा रहा है वो बी, बी से जा रहा है वो सी, सी से जा रहा है डी, डी से ई, ई से एफ। समझ गए, ये थे उसके सारे के सारे पॉइंट। तो आप इसको प्लस करते जाओगे। ये एक है जो है वो 0.5 है, तो ये 2 हो गए, 3 4 5 6, मतलब 6 ग्रेड हो गए। तो आप इसको 6 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ऐसे ही ऊपर वाले ले लेना, ऐसे इसको ले लेना, ऐसे इसको, ऐसे इसको, इन सबको आपको क्या कर देना है, प्लस। तो वो उसका टोटल डिस्टेंस दे देगा। तो ये कितना हो गया 3 + 1 + 1.5 + 0.5 + 0.5, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 6.5 किलोमीटर्स। ठीक है, ये हो गया उसका डिस्टेंस। लेकिन अब बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की। तो तुम्हें फिर से बता दूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट। कोई मतलब नहीं है कहाँ बीच में उसने 10-12 पॉइंट्स लिए हों, 10-12 जगह पे दोस्तों से मिलता हुआ गया, कोई मतलब नहीं है। तो देखो ए उसका इनिशियल पॉइंट है, एफ उसका फाइनल पॉइंट है, तो हमने सीधा एक यहाँ पे लाइन खींच दी। ठीक है, ये हो गई उसकी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन तुम्हें यहाँ पे बॉक्सेस को चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए इसने क्या कर दिया, उसके जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करके एक ट्राइंगल बना दिया। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। और अगर तुम्हें पता हो मैथ्स में राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसकी साइड की लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो वही करना है आपको। तो करते हैं शुरू। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उसने ट्राइंगल ले लिया AHF। तो इसका मतलब AHF ट्राइंगल लेने पे हमें निकालना क्या है, हमें तो AF निकालना है। तो AF का स्क्वायर किसके इक्वल ले लोगे, AH के स्क्वायर के और HF के स्क्वायर के, है ना, वही होता है ना। पाइथागोरस में क्या होता है, इसका जो स्क्वायर होता है इस वाली साइड का, वो इन दोनों की स्क्वायर साइड के एडिशन के इक्वल होता है, राइट। तो AF स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हमने इसको किसके इक्वल रख देना है, AH स्क्वायर प्लस HF स्क्वायर। समझ गए। तो अब करते हैं इसको यूज़। अब देखो AH स्क्वायर, तो AH का हमें पता ही है, AH तक जाते जाते 4 बॉक्सेस, 4 ग्रिड्स आ रही हैं। एक ग्रिड अगर 0.5 की है तो 4 कितनी हुई, 0.5 × 4। ऐसे ही जब आप H से F जाते हो तो 3 ग्रिड्स आती हैं, तो 0.5 × 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 6.25। ठीक है, AF का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25, लेकिन हमें AF निकालना है। तो AF निकालना है तो 6.25 का क्या कर दोगे, रूट। समझ गए। तो 6.25 का जब रूट करोगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली आता है 2.5। तो ये हो गया आपका आंसर। तो अब देखो डिस्टेंस ज़्यादा हुआ या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस उसको 6.5 ट्रैवल करना पड़ा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में उसको सिर्फ 2.5 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। ओके, क्लियर। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। आगे देखिए यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल आसान है। देखो कितनी सुंदर सी कार तुम्हारे लिए बनाई है। इंग्लिश बाबा का बजट ही ऐसा है, अच्छी अच्छी कारें देते हैं हम तो आपको। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन इज अ मोशन इन विच इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
अब देखो बिल्कुल ध्यान से एक बात सुन लो बस, जहाँ पे भी यूनिफॉर्म वर्ड आ गया और नॉन यूनिफॉर्म वर्ड आ गया, आपको क्या याद रखना है, यूनिफॉर्म वर्ड मतलब इक्वल इक्वल चीज़, हर चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे वो मोशन की बात कर रहे हैं, और मोशन हमें पता है डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड होती है ना, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो जब यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे, ये वो मोशन है जिसमें जो ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है वो इक्वल टाइम में इक्वल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये कार है, ठीक है, ये इस पॉइंट से शुरू हुई थी, ठीक है, 2 सेकंड बाद इसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले 2 सेकंड में इसने 8 किया और अगले 2 सेकंड में 12। तो अगर आप इनमें डिफरेंस देखो तो 4 मीटर का डिफरेंस है हर एक में, राइट। तो इक्वल टाइम 2 सेकंड का और इक्वल डिस्टेंसेस 4 मीटर के डिस्टेंस वो कर रहा है। तो ये क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन होती है। और हमेशा ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मोशन करते टाइम जो कार की या जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है। ऑब्वियसली स्पीड नहीं बदलेगी तो वो भी क्या होगा, डिस्टेंस और कुछ भी नहीं बदलेगा, स्पीड क्या रहेगी यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब आगे देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होगा जिसमें टाइम तो सेम रख दिया लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, अलग अलग, ठीक है। मतलब क्योंकि यहाँ पे स्पीड ही बदल रही है, तुम्हारे जैसे दिमाग में खराबी जब होगी कि बाइक तेज़ चलानी है, नहीं फिर धीरे कर दी, फिर तेज़ कर दी, कोई लड़की दिख गई तो फिर धीरे कर दी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब तुम्हारी जो स्पीड है वो फ्रीक्वेंटली बदल रही है। तो ध्यान से देखो, ये उसका ओरिजिन पॉइंट था, थोड़ी देर बाद, यही लगा लो 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, एक ही मैं टाइम ले रही हूँ, ठीक है। अगर मान लो ये सारा टाइम जो इंटरवल चल रहा है 3-3 सेकंड के गैप पे चल रहा है, तो हर 3 सेकंड में उसका ये डिस्टेंस आ रहा है, हर 3 सेकंड में ये डिस्टेंस आ रहा है। तो लेकिन डिस्टेंस तो अलग अलग है, 5 मीटर, 15 मीटर, 30 मीटर, इतना इतना इसने डिस्टेंस अलग अलग कर दिया। तो ये 5 से 15 हो गया 10, ठीक है, और ये 0 से 5 हुआ था 5, फिर हो गया 10 और यहाँ पे हो गया 15। तो कितना फ़र्क हो गया, बहुत ज़्यादा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ, ये वो मोशन है जिसमें इक्वल डिस्टेंस नहीं हो रहा, अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है, लेकिन टाइम क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, और यहाँ पे स्पीड हो रही है फ्रीक्वेंटली चेंज। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में बस इतना ही फ़र्क होता है। आगे स्पीड, स्पीड तो तुम्हारी बहुत फेवरेट है, हर चीज़ में बड़ी स्पीड दिखाते हो, बस दिमाग में कोई बात डालने में ही तुम्हें टाइम लगता है, वहाँ पे तुम्हारी स्पीड गड़बड़ा जाती है ना। तो तुम्हें यहाँ पे एक स्पीडोमीटर दिख रहा होगा, है ना, जिसपे तुम्हें यहाँ पे पूरा रीडिंग दिखा रहा है कि वो चलता 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 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है। इतनी तेज़ मत चलाया करो, कुछ हो जाएगा ना, पता चल जाएगा, हड्डी पसली टूट गई तो बैठे रह जाओगे। अच्छा, किलोमीटर पर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, स्पीड किलोमीटर पर आवर तो होती ही है, लेकिन अगर हम उसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, मतलब पूरे इंटरनेशनली जो वो यूज़ हो रहा है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, वो क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या यूज़ होता है, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया उसमें किलोमीटर पर आ रहा है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, और स्पीड हमेशा ही क्या होती है, पॉजिटिव। ये 2 पॉइंट याद रखना। अब स्पीड है क्या, स्पीड तो कर रहे हैं हम। तो तुम अपने घर से चले, तुमने जाना है स्कूल, है ना, तो तुमने चला दी बाइक बहुत तेज़। अब तुमने जो वहाँ पे स्पीड यूज़ की है उससे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, डिस्टेंस कवर कर रहे हो, और एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब अपने दोस्त के साथ तुम अपने घर से चले, वो अपनी बाइक पे, तुम अपनी बाइक पे, दोनों ने एक ही टाइम पे शुरू किया था, लेकिन वो पहुँच रहा है 10 मिनट में और तुम पहुँच रहे हो 8 मिनट में। तो दोनों की स्पीड में अंतर हुआ, दोनों की स्पीड में फ़र्क हुआ। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। जो भी गिवन टाइम है या यूनिट टाइम है उसमें तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, वो क्या होती है, स्पीड। अब फिर से ध्यान रखो, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि मैं डिस्टेंस बोल रही हूँ, डिस्टेंस खुद भी स्केलर था, तो स्पीड भी स्केलर होती है, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी डायरेक्शन में तुम जा रहे हो, बस कितनी तेज़ जा रहे हो, फास्टली चल रहे हो या स्लो चल रहे हो, इस पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड पे। ओके, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। आगे देखिए, जब हमें इसके फॉर्मूला का पता चल जाता है तो उसको 3 तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर तुम्हें इसी में टाइम निकालना आ जाए, डिस्टेंस निकालना आ जाए, तो तुम्हें उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये लर्न कर लो। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम,
ठीक है। और अगर टाइम का निकालना होगा तो वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, और स्पीड तो तुम्हें मैंने बता ही दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये लर्न कर लेना इस चीज़ को, ये बहुत आसान है। कई बच्चे थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, पर आसान है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर यही बात एवरेज स्पीड बोली जाती, एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस, मतलब तुम्हारी बाइक कितनी एवरेज देती है, या तुम्हारी बाइक पे टोटल अब तक क्या रीडिंग आ चुकी है, तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया कितने टाइम में, एक आइडिया लगा के चलते ना, हमने 10 दिनों में इतनी ये बाइक चली है, इतना उसका टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, मान लो पहले दिन वो चली है 10 किलोमीटर, ठीक है, दूसरे दिन वो चली है 15 किलोमीटर, ठीक है। तुमने कितनी देर के लिए उसको चलाया है, तुमने मान लो 10 किलोमीटर जो चलाया था वो तुमने कितनी देर में, एक घंटा लगा लो। ऐसे ही 15 किलोमीटर के लिए तुम लगा लो 1.5 घंटा। तो तुम्हारे पास टाइम भी है, तुम्हारे पास डिस्टेंस भी है, तो तुमने दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना। टाइम को अलग से ऐड कर लेना दोनों को, और ऐसे ही डिस्टेंसेस को अलग से ऐड करके दोनों को जोड़ के आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड। और याद रखना उसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हो मीटर पर सेकंड में। आगे देखिए एग्जाम्पल। फिर से तुमने अभी कवर कर लिया एक टॉपिक स्पीड वाला, तो स्पीड से रिलेटेड एक एग्जाम्पल आपके लिए लाए हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है 10 मीटर 3 सेकंड में, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जो 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है 3 सेकंड में, वाह भी वाह। तो आपको टाइम दे दिया 3 सेकंड, और 10 मीटर क्या हो गया, डिस्टेंस दे दिया। और यही ऑब्जेक्ट जो है वो 12 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 7 सेकंड में, ठीक है। याद रहेगा, एक तुम्हें डिस्टेंस दे दिया 10 मीटर, दूसरा दे दिया 12, और दूसरा एक पहले वाले का टाइम था 3 सेकंड, दूसरे वाले का टाइम था 7 सेकंड। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हुई, अभी जो तुम्हें मैं बता रही थी, है ना, 10 मीटर और 12 मीटर जोड़ दो, मतलब टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 22 मीटर। और टाइम दोनों का जोड़ दो, 3 सेकंड और 7 सेकंड, मतलब टोटल 10 सेकंड। 10 सेकंड में वो 22 मीटर चला है। तो एवरेज स्पीड क्या हुई उसकी, 22 और 10 को क्या कर दोगे, डिवाइड, मतलब 2.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी मीटर और सेकंड में था, तो तुमने उसको मीटर पर सेकंड में आंसर निकाल के दे दिया। यही अगर किलोमीटर और आवर्स में होता, आपको उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना, और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर देना, ये तो तुम्हें आता ही होगा। अच्छा, आगे देखिए वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या है भाई। स्पीड, अभी तुम्हें स्पीड की बात की थी तो हम डिस्टेंस यूज़ कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब जब तुम वेलोसिटी की बात करोगे तो तुम डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ करोगे। लेकिन दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम ही होता है, मीटर पर सेकंड। याद रखना, स्पीड के लिए तुम्हें मैंने बताया था ये ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकती है। तो अब देखो यहाँ ध्यान से, स्पीड क्या है, हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग, लेकिन वेलोसिटी क्या है, स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन तुम्हें बोल दी गई है, तुम्हें इसी डायरेक्शन में चलना है, तुम्हें मुड़ना नहीं है इधर उधर, ठीक है। तो वो वेलोसिटी है, वहाँ पे जो स्पीड होगी वो वेलोसिटी कहलाएगी, स्पीड नहीं कहलाएगी। लेकिन जब तुम्हें सिर्फ ट्रैवल करना है, कोई मतलब नहीं है कौन कितनी डायरेक्शन तुम बदल रहे हो, वो स्पीड कहलाएगी। तो वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन यूनिट टाइम। एक बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट दिखाई एक गिवन टाइम के अंदर, वो क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। और वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से हम इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी वैसे ही वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये देखो 2 बार लिख दिया, पागल मैंने। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक ही बार लिखना, तुम मेरी तरह गड़बड़ मत कर देना। अच्छा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना, जैसे स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये याद रखना, वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट किया जाता है। अच्छा, ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी की अगर बात की जाए, तो जैसे तुमने एवरेज स्पीड में क्या लिखा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ तुम लिखोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आगे देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये मैं ज़रूर डालती हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें क्या मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी हैज़ सेम डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने तुम्हें अभी दिखाया, ये वेलोसिटी तुम्हें दिख रही है,
जिस डायरेक्शन के अंदर उसको बोला जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो कार चल रही है, उसके अलावा वो कोई डायरेक्शन नहीं ले सकती। इसका मतलब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो वही डायरेक्शन होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है ये, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड जो होगी वो हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली होगी, क्योंकि जो एवरेज स्पीड होगी वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर नहीं रही थी, उसने 10, 12, 20 किलोमीटर जितना भी टोटल ट्रैवल किया वो सब प्लस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही लेकिन एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एक ही डायरेक्शन में चल रही थी, बस जितना वो चली वही मेजर होगा और वहीं उसकी स्पीड चेक कर ली जाएगी, तो वो हमेशा ज़्यादा होगी। एक्सेप्ट, अब देखो एक्सेप्ट बोला उसने, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट यू टर्न व्हेन बोथ आर इक्वल। अगर क्या हो, सिर्फ वो स्ट्रेट चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो यू टर्न ले ले फिर से, है ना, तब क्या हो सकता है, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो उस केस में हम नहीं कहेंगे कि ये एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। आगे देखिए, इफ़ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन एवरेज वेलोसिटी विल बी ज़ीरो बट एवरेज स्पीड विल नॉट बी ज़ीरो। अब देखो क्या, जैसे तुम्हें पहले बताया था कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही हो, इसी पोजीशन पे वापस उसको आना पड़े, तो अगर मैं बात करूँगी स्पीड की तो उसने पहले यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से आने में जितनी स्पीड दिखाई वो टोटल प्लस हो जाएगी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि वो पहले इस डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो पॉजिटिव थी, ठीक है, वो क्या थी, पॉजिटिव। लेकिन अब उधर से वापस उसी पोजीशन पे उसको वापस आना है तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मतलब जितनी पॉजिटिव उतनी ही नेगेटिव। मान लो यहाँ पे जाते टाइम उसकी 20 थी और इधर आते टाइम क्या हो गई, -20, तो 20 प्लस में -20 कितना हो गया, 0। तो ये तुम्हें याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही कर दी जाए, मतलब वापस उसको इनिशियल पोजीशन पे आना पड़े, ठीक है। तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस वेलोसिटी आल्सो चेंजेस। अगर मोशन की जो डायरेक्शन है वो बदल दोगे तो वेलोसिटी भी बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो बार बार, जैसे एक तुमने हाथ में धागा लेके उसको गोल गोल पत्थर बांध के गोल गोल घुमा दिया, अब जितनी बार तुम उसको गोल गोल घुमा रहे हो वो जो पत्थर है, मान लो वो पत्थर अलग अलग, ये उसकी पोजीशंस बना दी मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, उसकी बार बार वेलोसिटी बदल रही है, वो इस डायरेक्शन में, फिर उसकी डायरेक्शन फिर बदली, फिर उसकी डायरेक्शन फिर बदली, फिर उसकी डायरेक्शन फिर बदल रही है, तो बार बार उसकी डायरेक्शन बदल रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसी डायरेक्शन में फिर वेलोसिटी भी हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है। स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इसमें तुम टोटल डिस्टेंस देखोगे, उसमें तुम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखोगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है। ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, चाहे कितनी बार भी उल्टा पुल्टा मुड़ते हुए आते हुए वापस आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये अपनी एक ही डायरेक्शन में जाती जा रही है ये पॉजिटिव, अगर उसको वापस आना पड़ जाए ये नेगेटिव और ज़ीरो भी हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड आपके लिए वेलोसिटी से, एक बॉल को थ्रो किया गया है ऊपर की तरफ, ठीक है, इट गोज़ टू द हाइट 100 मीटर एंड कम्स डाउन, ठीक है। यहाँ पे नीचे खड़ा है बबलू, ठीक है, इसने क्या किया, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर जाते जाते उसने लगभग 100 मीटर हाइट तक की डिस्टेंस कवर कर ली बॉल ने, और फिर वो नीचे आ गई। अब वो बोल रहा है बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है और नेट डिस्टेंस क्या होगा, समझ गए। अब क्योंकि बॉल जो है वो इनिशियल पॉइंट पे वापस आई है तो डिस्प्लेसमेंट तो वहीं पे ज़ीरो बोल दिया जाएगा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ज़ीरो। तो जो पॉइंट से उसने बॉल फेंकी थी ऊपर गई और फिर उसी पॉइंट पे वो वापस नीचे आके गिर गई, तो फ़ायदा ही क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ज़ीरो। लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, पहले 100 मीटर जाने का फिर 100 मीटर आने का, तो टोटल क्या हो गया, 100। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। कौन, डिस्टेंस, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। यार ट्रेन का नाम सुनते ही ना एक गाना याद आ जाता है,
चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, सारे इश्क की जा चल छैया छैया, सारे इश्क की जा चल छैया। अरे यार, गाना गाने का इतना मन करता है ना, पर क्या करे, तुम्हारा न्यूमेरिकल है, समझाना तो पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से। एक ट्रेन जो लेंथ तुम्हें दे दी, मतलब लंबाई तुम्हें दे दी है 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी वेलोसिटी का मतलब वो स्पीडली चलती जा रही है लेकिन एक ही डायरेक्शन में। तो जब डायरेक्शन की बात आ जाती है तो वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से चल रही है? 72 किलोमीटर पर आवर से। अब उसने क्या बोला है कि एक 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज पड़ता है जो कि उसको पार करके जाना है, तो वो कितना टाइम लेगी उस ब्रिज को पार करने में, ठीक है। अब ट्रेन से तो पूछ नहीं सकते भाई कितना टाइम लेगी तू, तो तुम्हें तो निकालना पड़ेगा, तुम तो फिजिक्स पढ़ते हो। तो अब देखो ध्यान से, ट्रेन की लेंथ तुम्हें दे दी है 100 मीटर, वेलोसिटी तुम्हें दे दी है 72 किलोमीटर पर आवर, जिसको तुम कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट करोगे? 72 किलोमीटर है तो किलोमीटर के लिए तुम्हें 1000 से क्या करना है? मल्टीप्लाई, और जो तुम्हें आवर्स है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 3600 कट कर दो इसको, कितना बना? 20, ठीक है। 36 2 जा 72 होता है, तो 2 × 10 कितना हो गया? 20। तो क्या आ गया तुम्हारे पास? 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ब्रिज की जो लेंथ तुम्हें दे रखी है वो है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर को तुम्हें किस में कन्वर्ट कर देना है? मीटर में। तो तुम क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे, तो 2 × 1000 कितना हो गया? 2000। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन को कवर करना है वो उसकी खुद की भी लेंथ हो गई और 2000 मीटर लंबा एक ब्रिज भी होगा। तो कितनी हो गई उसकी टोटल जो उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 2100 मीटर। क्या टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तुमने किया था, उसको तुम्हें मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। अब स्पीड की जगह यहाँ पे वेलोसिटी बोला जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, की फर्क पैंदा है, कोई तो गल है। अच्छा, टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब तुम्हारे पास डिस्टेंस भी है, तुम्हारे पास वेलोसिटी भी है, दोनों को पुट कर दो, कितना हो गया? 105 सेकंड, ठीक है। 105 सेकंड लगेंगे उस ट्रेन को उसको पार करने में। क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई। आगे देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। अब वर्ड इंस्टेंटेनियस समझ लो, बस हो गया काम। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? ये वो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की जो आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालते हो, ठीक है। जैसे कि तुम क्लास में बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एक और टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। टीचर घूमती 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 एकदम से आके तुम्हारे पास किसी भी पर्टिकुलर एक रैंडम बच्चे का नाम लेके कि तुम बताओ तुमने क्या किया अभी तक, बताओ तुमने क्या पढ़ा, बताओ तुमने क्या लिखा। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट जो अपनी एवरेज स्पीड पे, अपनी स्पीड पे नॉर्मली चलती जा रही थी, उसको किसी भी इंस्टेंट पे हम चेक कर लेंगे कि उसकी स्पीड क्या है, क्या वो सच में उतनी ही है। ऐसे ही वेलोसिटी चेक कर लेंगे। तो स्पीड और वेलोसिटी में यही फ़र्क होता है इंस्टेंटेनियस के अंदर। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हुई? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट द पर्टिकुलर मोमेंट और इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसी तरह से वेलोसिटी क्या हुई इंस्टेंटेनियस? इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे उसको चेक किया जा सकता है। अगला टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? सबसे पहले तो एक चीज़ बस याद कर लो, जो तुमने ऊपर डिस्टेंस पढ़ा था, ठीक है, उसी डिस्टेंस को आगे स्पीड वाले के अंदर यूज़ किया गया और वेलोसिटी के अंदर यूज़ किया गया, ठीक है। अब जो तुमने स्पीड वेलोसिटी पढ़ लिया वो एक्सेलरेशन के अंदर यूज़ होगा, समझ गए? मतलब एक दूसरे से सब कनेक्टेड चल रहे हैं। तो जो तुमने ऊपर डिस्टेंस पढ़ा था, इन सब का जो तुमने यूनिट पढ़ा था, डिस्टेंस का अकेला यूनिट था मीटर, उसके बाद स्पीड का बन गया मीटर पर सेकंड। अब आ गया एक्सेलरेशन, उसका बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत आसान चीज़ है, बस इसको याद रख लो। डिस्टेंस का होता है मीटर, स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी से तुम इसकी डेफिनेशन भी समझो। कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही थी वो तेज़ भी जा सकती है, वो स्लो भी जा सकती है। तो एक्सेलरेशन एक्चुअल में मेजर ही यही करता है, उसकी स्पीड को, उसकी वेलोसिटी को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन इज द मेजरमेंट of change of velocity with time. It is also called rate of change of velocity. अब क्योंकि बात ही velocity यही चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर, तो इसका मतलब ये एक वेक्टर
क्वांटिटी भी हुई, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, एक ही चीज़ तुम्हें हिंट भी दे रही है बार बार कि कौन सी चीज़ कौन सी क्वांटिटी है। अगर वो यहाँ पे वर्ड ही वेलोसिटी बोल रहे हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। क्लियर हो गया? तो ये जो तुम्हें रोलर कोस्टर, ये जो राइड दिख रही है, यहाँ पे ऊपर से स्लो आता आता एकदम से ये तेज़ हो जाएगा और फिर ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ये फिर स्लो हो जाएगा, फिर तेज़ हो जाएगा, फिर स्लो, फिर तेज़, चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बार बार उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी। टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला भी। सो एक्सेलरेशन क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। या फिर आप ये कह सकते हो एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो फॉर्मूला आपका हो गया ए मतलब एक्सेलरेशन, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम। तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी और t का मतलब होता है जो टोटल टाइम उसने लिया, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर, बहुत अच्छे से इन पॉइंट को सुन लेना, सुन लिया समझ लिया तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमेशा इज कॉज्ड बाय एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, कभी स्लो हो रहा है कभी फास्ट हो रहा है, मतलब स्पीड चेंज हो रही है। तुम्हें मैंने बताया था ना, स्पीड फ्रीक्वेंटली चेंज होगी तो वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो ऑब्वियसली अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कॉज होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन हैज़ सेम डायरेक्शन एज ऑफ वेलोसिटी इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज। देखो इसका मतलब क्या है, क्या कह रहा है ये? अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, मतलब अगर बहुत स्पीडली तेज तेज आ रहा है, जैसे ऊपर से वो नीचे आ रहा था रोलर, है ना, घूमता घूमता, तो यहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ गई, तो इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे जो बढ़ रही है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। समझ गए? मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन की भी सेम डायरेक्शन है जो वेलोसिटी की इंक्रीज होने की डायरेक्शन है। अच्छा, उसका उल्टा अब ये क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन हैज़ ऑपोजिट डायरेक्शन एज ऑफ वेलोसिटी इफ वेलोसिटी डिक्रीजेज। उल्टा क्या बोल रहा है? जब वेलोसिटी घटेगी, जब स्लो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी, ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाती है? डिसेलरेशन। स्पीड का कम होना, वेलोसिटी का कम होना एक्सेलरेशन का घटना बताता है, और एक्सेलरेशन को कम होना या नेगेटिव होना कहलाता है रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। बहुत से टीचर्स इसको भी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन आपको पूछा जा सकता है रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन, ठीक है, क्या होता है, तो इस तरह याद रख लेना। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब देखी जाती है जब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी फाइनल वेलोसिटी से। फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, यही होता है। अब मैंने क्या बोला? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब देखने को मिलेगी? जब इनिशियल वेलोसिटी कम होगी फाइनल से। मान लो फाइनल वेलोसिटी है 20 और इनिशियल वेलोसिटी है 10 और टाइम ले रहे हैं वो 2, तो कट करोगे इसको, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर आया और ये पॉजिटिव आया। लेकिन अब इसी का उल्टा, अगर क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो वो तब दिखाई देती है जब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी होगी। फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल से बड़ी है, मतलब फॉर एग्जांपल अब तुम ले लो यहाँ पे कि इनिशियल वेलोसिटी 20 है लेकिन फाइनल वेलोसिटी 30 है और टाइम कितना है? 2, तो तुम इसको सॉल्व करोगे, कितना आंसर आएगा? -10 अपॉन 2। इसको कट करोगे, कितना बना? माइनस का, ये माइनस है, माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर। तो इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकती है, ये डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी कम है या ज़्यादा है फाइनल से, ठीक है। तो आगे देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल सुन के ही बच्चे डर जाते हैं, पर डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन की कैसे होगी? तुमने ऊपर डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड ये सब पढ़ लिया है, बस इसी को ग्राफ के अंदर कैसे चेक करेंगे ये देखना है।
तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, मतलब एक साइड आपको डिस्टेंस ले लेना है, एक साइड आपको टाइम ले लेना है। टाइम कहाँ लेना है आपको एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस कहाँ ले लेना है आपको वाई एक्सिस के ऊपर। तो इट रिप्रेजेंट्स अ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, वो पोजीशन अगर बदल रहा है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है एक गिवन टाइम के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की, स्टेशनरी जो हिल ही नहीं रहा है अपनी जगह पे, ढीठ बन के बैठा हुआ है, तो उसका तो कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं हुआ। तो उसके लिए हम क्या दिखाएंगे, एक सीधी लाइन जो कि क्या रहेगी, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, कोई बदलाव उसमें आपको नहीं दिखेगा टाइम के साथ। ये टाइम बदलता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस कहीं पे नहीं जा रहा, डिस्टेंस वहीं रुका हुआ है। सो दिस इज फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आगे देखिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है वो एक एक मिनट के बाद इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। यहाँ आपको दिख रहा होगा 1 मिनट पे उसने 10 मीटर किया, फिर दूसरे मिनट में उसने 20 किया, फिर 30, 40, 50, 60 सब इक्वल चल रहा है। और यहाँ पे भी टाइम क्या चल रहा है, बिल्कुल इक्वल चल रहा है, ठीक है। तो आप उसके लिए जब एक ग्राफ पुट करोगे तो आपको ग्राफ इस तरह से पुट करके एक लाइन बनती हुई दिखेगी जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये हमेशा यूनिफॉर्म मोशन के लिए होती है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक और मज़ेदार बात आप सुनिए, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल ईजीली, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो भी यहाँ पे डिस्टेंस कवर होगा है वो एक ही सिंगल लाइन में चलता जा रहा है, तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट भी बोला जा सकता है। और तुम्हें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो ये वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हुआ s2 माइनस s1, मतलब चेंज इन जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपॉन टाइम टेकन। तुम कैसे चेक करोगे इसको, अब मान लो तुमने 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए कि उसने बोला कि बताओ यहाँ से लेके उसके ओरिजिन पॉइंट से लेके नेक्स्ट पॉइंट तक उसने कितना कवर किया डिस्टेंस, या फिर हम 1 से 2 पर ले लेते हैं, कैसे, यहाँ से यहाँ, ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा ये 2 तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स दे दिए, ये 2 तुम्हें उसने टाइम वाले पॉइंट दे दिए। तो तुम एस वी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 20 माइनस 10, और टाइम कितना लग रहा है 2 माइनस 1, है ना। डिस्प्लेसमेंट s2 माइनस s1 अपॉन टाइम t2 माइनस t1, तो कितना हुआ 20 माइनस 10 10 अपॉन 2 माइनस 1 1, तो कितना हुआ 10। तो तुम्हारी वेलोसिटी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ये इस तरह से तुम निकाल सकते हो। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमेशा क्या होगा, कर्व वाली फॉर्म होंगी, उल्टा पुल्टा अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस तरह से आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन बन जाता है। कई बार आपको ऐसे वाले ग्राफ देखने को भी मिलेंगे। तो ये सारे जितने भी कर्व फॉर्म में होंगे वो क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब जो तुम्हें यहाँ पे पहला वाला ग्राफ दिख रहा है वो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। जब क्या हो रहा है, कोई वेलोसिटी के अंदर बदलाव ही नहीं आ रहा है, मोशन उसकी कॉन्स्टेंटली वो बस अपनी एक ही नॉर्मली मोशन करता जा रहा है, उसमें कोई बदलाव देखने को मिल नहीं रहा है, स्पीड नहीं बदल रही, वेलोसिटी नहीं बदल रही है, वेलोसिटी क्या रह रही है, कांस्टेंट। तो आप देख सकते हो वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट होगी जब, तो ऐसा वाला ग्राफ आपको पुट करना है। टाइम यहाँ पे बदलता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं है, जो शुरू में थी वही की वही है। आगे देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखो यहाँ थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड वर्ड मतलब बढ़ रही है, ठीक है, इक्वल वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वही सेम टू सेम जो मोशन के लिए था। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक मिनट के गैप पे अगर आप देखिए तो बिल्कुल वो सेम जब दिखाएगा तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। मतलब आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब इक्वल वेलोसिटी के चेंजेस दिखा रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ऐसे ही क्या होगा फॉर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव, मतलब नीचे की तरफ ग्राफ दिखा देना है आपको। रिटार्डेशन क्या होगा, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव,
ठीक है। ऊपर वाले केस में क्या थी वो पॉजिटिव, क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट हो रहा था, वेलोसिटी बढ़ रही थी। और वेलोसिटी जब बढ़ती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की इंक्रीज की होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो रही है तो वो उल्टी, मतलब नेगेटिव, दिस इज रिटार्डेशन। अब लास्ट में तुम्हें मैं दिखा रही हूँ, बस एक ही इसमें ख़त्म कर देना चाहती हूँ इस टॉपिक को। तो अगर तुमने इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस तुम्हें देखने को मिलेंगी, एक एक टॉपिक तुम्हें क्लियरली समझाया जा रहा है। तो देखो तुम्हें यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको अलग 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 ग्राफ्स दिख रहे हैं एक ही के अंदर। कैसे, ये सब तुम्हें इक्वल वेलोसिटीज दिखा रही हैं, टाइम दिखा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का क्या दिख रहा है तुम्हें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन दिख रही है ना, यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है, तो ये एक्सेलरेशन हो गई। यहाँ पे इधर क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, स्टेडी स्पीड पे, एक ही स्पीड पे चल रही है। यहाँ क्या हो गई, घट गई, मतलब डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। और यहाँ पे फिर से इंक्रीज हुई, तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। लेकिन ये क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, समझ गए। ये क्या है, इक्वल 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 नहीं हो रहा है, इसमें अनइक्वल इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब इकट्ठा हो जाएगा। तो इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। बाय बाय।